हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं को करिकुलर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का प्रैक्टिस सेट 7th लेके आई हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, थायराइड ग्रंथि के कार्य को कौन सा खनिज लवण नियंत्रित करता है? इसमें देखिए ऑप्शन कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या है? आयोडीन। अब आयोडीन क्या है? आमाशय व छोटी आंत द्वारा आयोडीन शोषित हुआ रक्त परिवहन द्वारा सीधे थायराइड ग्रंथि में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर यह थायरॉक्सिन का निर्माण करता है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन होता है। ठीक है, जब ऊतकों द्वारा थायरॉक्सिन का प्रयोग किया जाता है तो अवशिष्ट आयोडीन फिर रक्त परिवहन में छोड़ दी जाती है, जिसका 1/3 भाग पुनः थायराइड ग्रंथि में पहुंचकर थायरॉक्सिन के निर्माण में भाग लेता है, और 2/3 पार्ट क्या है? मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पहला है घेंगा, दूसरा है क्रेटिनिस और तीसरा है मिक्सिडीमा। ठीक है ना, 3 तरह के रोग होते हैं आयोडीन की कमी से। अब सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन लेनी चाहिए? तो ये है 0.15 से 0.2 मिलीग्राम तक आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आयोडीन के स्रोत क्या हैं, किन किन चीजों में आयोडीन पाया जाता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसके स्रोत हैं समुद्री भोजन, सब्जियां जैसे मछली वगैरह होती है समुद्र की, और बहुत से लोग खाते हैं, तो और केकड़ा होता है, बहुत से होते हैं, सी फूड होते हैं, तो वो है समुद्री भोजन, सब्जियां, फल, मांस, अंडा, दूध के भोज्य पदार्थ, ब्रेड व अनाज और आयोडीन युक्त नमक में आयोडीन प्राप्त होता है। अब एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में 20 से 25 मिलीग्राम तक आयोडीन उपस्थित होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। राइट आंसर क्या है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा, चारों जो हार्मोन है इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना, तो देखते हैं। सबसे पहले हम थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में देखेंगे। थायराइड ग्रंथि के स्राव के रूप में सर्वप्रथम 1915 में केंडल ने इसे पहचाना था। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में मूल रूप से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? T3 और T4 रिलीज होता है। यह अंतःस्रावी हार्मोन है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि वह स्रावी हार्मोन है या अंतःस्रावी हार्मोन है। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो अंतःस्रावी हार्मोन होता है, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को अच्छे से रखता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं जो होती हैं उनको सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। बालकों के वृद्धि एवं विकास के लिए भी यह हार्मोन बहुत ही आवश्यक होता है। वजन को नियंत्रित करने में, ऊर्जा स्तर और आंतरिक शरीर का तापमान, त्वचा, बाल आदि को विनियमन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इंसुलिन हार्मोन के बारे में। चारों ऑप्शन जो दिए हैं, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन और एजिस्ट्रोन, सब एस्ट्रोजन, सबके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, अब इंसुलिन हार्मोन के बारे में हम लोग देखेंगे। यह हार्मोन अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। कई बार ये क्वेश्चन में आता है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो ये अग्न्याशय ग्रंथि से रिलीज होता है, यानी कि पैंक्रियास से रिलीज होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। अगर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो हाइपरग्लाइसीमिया, और कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। ठीक है, मधुमेह इंसुलिन नामक रसायन की कमी से होता है। ये भी आता है क्वेश्चन में कि मधुमेह की बीमारी किससे होती है, किसकी कमी से होती है, तो क्या है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। ठीक है, जिसका स्राव अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडाशय नाल यानी कि गर्भनाल और अधिवृक्त ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, कब? गर्भावस्था में जो प्लेसेंटा होता है, गर्भनाल होती है, उसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा और अधिवृक्त ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। गर्भावस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, और मासिक चक्र को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। ठीक है, अब फोर्थ हार्मोन था एस्ट्रोजन। ठीक है, यह महिला सेक्स हार्मोन है जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये अंडाशय से उत्पन्न होता है, अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। यह भी वसा कोशिकाओं और अधिवृक्त ग्रंथियों द्वारा होता है। यह प्रजनन, मासिक चक्र और रजोन वृद्धि के लिए यह जिम्मेदार होता है। ठीक है, महिलाओं में जब यह हार्मोन अधिक स्रावित होता है तो इस दशा में ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, अवसाद, मनोदशा आदि का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, यदि कम स्रावित होता है तो इसके द्वारा क्या होते हैं? मुहासे, त्वचा में घाव, हल्की त्वचा, बालों का झड़ना आदि की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बीमारी में गले में ग्रे या श्वेत रंग का धब्बा विकसित हो जाता है? ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस और कोविड-19। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या है? डिप्थीरिया में। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, डिप्थीरिया में क्या होता है? गले में गंभीर संक्रमण होने से जो गले में है ना श्वेत या ग्रे रंग के धब्बे विकसित हो जाते हैं, पूरी तरह से गला चोक हो जाता है। ठीक है ना, इस स्थिति में और क्या होता है? सांस लेने में जिससे बहुत ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नाक और गले का एक गंभीर संक्रमण है। क्या है? डिप्थीरिया नाक और गले का एक गंभीर संक्रमण है जो कि टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। ठीक है ना, इसका टीका लगता है, बचपन में ही लगाया जाता है। ठीक है, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी का लगता है ना, ट्रिपल वैक्सीनेशन होता है। और ये क्या है? इससे क्या है? बहुत ही मुश्किल से सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। डिप्थीरिया जब होता है तो सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। डिप्थीरिया क्या है? एक संक्रामक रोग है। ठीक है ना, यह रोग कोराइन बैक्टीरियन डिप्थीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया से होता है? कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हमारे शरीर में नियासिन में परिवर्तित हो जाता है क्या? मतलब डैश है, हमारे शरीर में नियासिन में क्या परिवर्तित हो जाता है? तो ट्रिप्टोफैन होता है, जो अमीनो एसिड होते हैं ट्रिप्टोफैन, ये हमारे शरीर में जाके नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइपरटेंशन को साधारणतया कहा जाता है क्या? स्टंट किलर, स्टेल्थी किलर, सीक्रेट किलर, साइलेंट किलर। राइट आंसर क्या है? हाइपरटेंशन को साधारणतः साइलेंट किलर कहा जाता है। ठीक है ना, जो पता ही नहीं चलता कि कब किसके ज़्यादा हो जाता है। हाइपरटेंशन से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है ना, पता नहीं चलता, तो इसको क्या कहते हैं? साइलेंट किलर कहते हैं। अब देखिए 6 बीमारियां हैं जिनको हम साइलेंट किलर मतलब बोल सकते हैं। कौन कौन से 6 हैं? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, स्लीप एपनिया और कोरोनरी आर्टरी डिजीज और फैटी लीवर। ये 6 डिजीज हैं जिनको हम साइलेंट किलर के रूप में जानते हैं। कौन कौन सी हैं? एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ आप लोग के लिए। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, डायबिटीज, और थर्ड है ऑस्टियोपोरोसिस, फोर्थ है स्लीप एपनिया, ठीक है, और फिफ्थ है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और 6 है फैटी लीवर। ठीक है, 6 बीमारियां हैं, 6 डिजीजेज हैं जिनको हम साइलेंट किलर के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटापे के कारण हृदय का कार्य क्या हो जाता है? डैश। देखिए सामान्य रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, असमान रहता है, तो क्या है? मोटापे के कारण हृदय का कार्य बढ़ जाता है। ठीक है। अगला देखिए, बीएमआई का फॉर्मूला क्या है? कैसे हम निकालते हैं बीएमआई? बीएमआई निकालने का फॉर्मूला उसमें देखिए आप लोग, बीएमआई इज इक्वल टू शारीरिक भार
केजी में होने चाहिए अपॉन शारीरिक ऊंचाई मीटर में अपॉन शारीरिक ऊंचाई, ठीक है। या वजन केजी ऊंचाई इंटू ऊंचाई मीटर में, ठीक है। या इस तरह से लिखा हो सकता है, या BMI इज इक्वल टू वजन किलोग्राम अपॉन लंबाई मीटर स्क्वायर। सेम है चारों ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन जो दिए हैं, चाहे इस तरह से लिखा हो या इस तरह से लिखा हो या इस तरह से लिखा हो, राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। WHO के अनुसार मोटापे का क्वेटलैंड सूचकांक या BMI का प्रयोग कर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। अब BMI का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। ये भी कई बार आता है कि BMI का फुल फॉर्म क्या है, तो बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है। और मोटापा ज्ञात करने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, BMI अधिक होने से कौन सा रोग होने की संभावना अधिक होती है? इसमें देखिए ऑप्शन, हृदय रोग, मधुमेह, टाइप 2 और स्ट्रोक, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अगला देखिए, वेरी लो कैलोरी डाइट्स किस अवस्था में नहीं देनी चाहिए, ठीक है। किस किस अवस्था में नहीं देनी चाहिए? हृदय संबंधी रोग में, प्रमस्तिष्क संवहनी रोग में, वृक्क संबंधी रोग में और उपरोक्त सभी में। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी में। इसके अलावा गर्भावस्था, धात्री अवस्था, मनोविकार में नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और जो वेरी लो कैलोरी डाइट होती है उसमें हम क्या करते हैं, 600 किलो कैलोरी से कम ऊर्जा अन्य पोषक तत्वों के संतुलित समावेश के साथ दी जा सकती है, लेकिन उपरोक्त बीमारियों में नहीं देना चाहिए। किन किन बीमारी में नहीं? हृदय रोग में, प्रमस्तिष्क में, वृक्क संबंधी में, गर्भावस्था में, धात्री अवस्था में और मनोविकार में वेरी लो कैलोरी डाइट नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आहार के रूप में दूध के बारे में सब सही है केवल एक को छोड़कर, ठीक है। क्या क्या सही है देखिए इसमें Fe मतलब आयरन कम मात्रा में होता है, लेकिन कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम उत्तम मात्रा में होता है, ठीक है। मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज है, कैसिनोजन और लैक्टोबैसिल मुख्य प्रोटीन है। यह विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें केवल देखना है कि कौन सा गलत है आंसर, ठीक है ना। तो ये क्या है? विटामिन सी, दूध में विटामिन सी तो पाया नहीं जाता है, तो क्या है? यही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का उत्तम स्रोत नहीं है। विटामिन सी के उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है, अमरूद है, संतरा है, नींबू है, ये क्या है? ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित करता है? ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी पिछले साल आया था, है ना। अदर यूनिवर्सिटी में आया था, कानपुर यूनिवर्सिटी में तो नहीं आया था, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में आया था। निम्न में से कौन सा कारक आहार नियोजन को प्रभावित करता है? देखिए इसमें उम्र, व्यवसाय, शारीरिक अवस्था, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक है। अब आहार नियोजन को कौन कौन से कारक, सारे मैं बता देती हूँ कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है आयु, परिवार के सदस्यों की संख्या, लिंग, शारीरिक आकार, व्यवसाय, परिवार की आय अथवा आर्थिक स्थिति, विशेष अवस्था, आदत, रुचि, समय एवं शक्ति की उपलब्धता, जलवायु एवं मौसम, धर्म, ये सभी तत्व आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए कौन सा आहार पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए? देखिए आप लोग, विटामिन सी, वसा, विटामिन डी और ऊर्जा। राइट आंसर क्या है? शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। अब शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए ऊर्जा क्यों आवश्यक होनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताती हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन का प्राथमिक कार्य होता है शरीर का निर्माण करना, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना,
शरीर की क्रियाओं को नियमित करना, ठीक है, नियमित रूप से चलाने में सहायक, रोगों से बचाव हेतु प्रतिरोधी पदार्थ का निर्माण करना, वफर की भांति भी कार्य करना और पोषक तत्वों का संवहन करना आदि प्रोटीन का कार्य है, ठीक है। और द्वितीयक कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। अगर बॉडी के अंदर आप ऊर्जा की कमी होगी तो वो प्राथमिक कार्य सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अगर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है तो उसका जो प्राथमिक कार्य है वो आसानी से कर पाएगा। इसलिए शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की प्राप्ति होती है कार्बोहाइड्रेट और वसा से, ठीक है ना। प्रोटीन के द्वारा भी होती है, लेकिन प्रोटीन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इसका काम है, जो प्राथमिक काम है, जैसे जो मैंने प्राथमिक कार्य बताए हैं उसमें करना चाहिए। और ऊर्जा प्राप्ति के लिए किससे ऊर्जा लेनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से और वसा के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडे की प्रोटीन का जैविक मूल्य कितना होता है? इसमें देखिए 84, 96, 85, 80। राइट आंसर क्या है? 96 होता है। अंडे की प्रोटीन का जैविक मूल्य कितना होता है? 96 होता है। अब जैविक मूल्य क्या है ये बताती हूँ आपको। अवशोषित नाइट्रोजन का वह प्रतिशत जो शरीर के द्वारा रोक लिया जाता है प्रोटीन का जैविक मूल्य कहलाता है। यानी कि जो प्रोटीन होता है जो शरीर द्वारा पचा लिया जाता है वो कहलाता है जैविक मूल्य, ठीक है। या अवशोषित नाइट्रोजन का वह प्रतिशत जो शरीर के द्वारा रोक लिया जाता है उसको हम कहते हैं जैविक मूल्य। अब कुछ भोज्य पदार्थों के जैविक मूल्य के बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि दूध की प्रोटीन का जैविक मूल्य क्या है? 84%, अंडे की प्रोटीन का 96%, मांस की प्रोटीन का 80%, यकृत की प्रोटीन का 77%, मछली की प्रोटीन का 85%, चना गेहूं की प्रोटीन का 58% और चावल की प्रोटीन का 64%, सोयाबीन का 64% और मूंगफली का 54% और बिनौला होता है उसका होता है 63%। ये जैविक मूल्य आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अंडे का जैविक मूल्य क्या होता है? 96% तक होता है। अब अगला देखिए, प्रोटीन का जैविक मूल्य ज्ञात करने की विधियां कौन सी हैं? इसमें देखिए नाइट्रोजन रिटेंशन विधि, भार वृद्धि विधि, केमिकल स्कोर विधि, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक है। कौन कौन सी विधियां हैं? 3 विधियां हैं, नाइट्रोजन रिटेंशन विधि, भार वृद्धि विधि और केमिकल स्कोर विधि। नाइट्रोजन रिटेंशन विधि का मतलब किसने विकसित की थी? तो ये थे H मिशेल ने इसको विकसित किया था। भार वृद्धि विधि आसबॉर्न और मेंडल नामक वैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नाइट्रोजन रिटेंशन विधि का विकसित किसने की थी? H मिशेल ने की थी। और भार वृद्धि किसने की थी? आसबॉर्न और मेंडल ने की थी। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए किया जाता है? इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की। अभी मैंने आपको बताया था जैविक मूल्य का, तो क्या था? प्रोटीन की गुणवत्ता नापने के लिए जैविक मूल्य का प्रयोग किया जाता है। अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता अंडे में? विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट, वाइटमिन। राइट आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अंडे में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक मात्रा में वसा अम्ल होते हैं? इसमें देखिए आप लोग मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, नारियल के तेल और सरसों का तेल। राइट आंसर क्या है? पकाने के तेल में सबसे अधिक मात्रा में वसी अम्ल होते हैं सूरजमुखी के तेल में। सूरजमुखी बीज, सोयाबीन, तिल्ली, राम तिल, बिनौले में आवश्यक वसीय अम्ल भरपूर मात्रा में होते हैं। सरसों का तेल, मूंगफली, अंडे की जर्दी में ठीक ठाक मात्रा में होते हैं। और मक्खन, वनस्पति, नारियल के तेल में अपर्याप्त मात्रा में वसीय अम्ल होते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरजमुखी का तेल।
100 ग्राम सरसों के तेल में लगभग कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है? इसमें देखिए राइट आंसर मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है ना। 4 ऑप्शन देखिए इसमें, 884 किलो कैलोरी, 850 किलो कैलोरी, 900 किलो कैलोरी और 100 किलो कैलोरी। राइट आंसर क्या है? 884 किलो कैलोरी 100 ग्राम सरसों के तेल से लगभग 884 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है। यदि 1 चम्मच सरसों का तेल उपयोग किया जाता है तो इससे 124 किलो कैलोरी की प्राप्ति होती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सेहत के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा होता है? ये भी क्वेश्चन पिछले साल आया था। देखिए इसमें जैतून का तेल, नारियल का तेल, अलसी का तेल और बिनौले का तेल। राइट आंसर क्या है? जैतून का तेल स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक वसीय अम्ल पाए जाते हैं। यह हृदय रोग और मधुमेह रोग के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसके सेवन से कोई नुकसान नहीं होता है हृदय रोग के लिए भी और मधुमेह रोग के लिए भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।